बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन व्यू कक्षा में एक बार मैं फिर से स्वागत करते हुए आइए आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और कहानी का शीर्षक है फांसी। फांसी जो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं मणि मधुकर, इनका मूल नाम है मणिराम शर्मा। इन्होंने इस कहानी को लिखा है। इस कहानी के ऊपर आज हम लोग यहाँ आलोचना करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, फांसी शीर्षक कहानी के रचनाकार मूलतः राजस्थानी हैं और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक भी रहे हैं। मूल नाम तो इनका मणिराम शर्मा है, लेकिन मणि मधुकर के नाम से आप रचना लिखते हैं। आपका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1942 ईस्वी को राजस्थान के चूरू जिला के अंतर्गत राजगढ़ तहसील के सेहुआ नामक स्थान पर हुआ था। मधुकर जी चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय से स्नातक उपाधि और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। इन्होंने अब तक कई उपन्यास लिखे हैं, जैसे सफेद मेमने हैं, सरकंडे की सारंगी है, पत्तों की बिरादरी, सुपारी लाल तथा मेरी स्त्रियां आदि शीर्षक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। और कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो एक वचन बहुवचन, हवा में अकेली, भरत मुनि के बाद, त्वमेव माता, चुनिंदा 14 शीर्षकों से प्रकाशित हो चुके हैं। नाटक भी आपने लिखे हैं। नाटक में रस गंधर्व है, बुलबुल है, बुलबुल सराय, दुलारी भाई, खेला पोलमपुर, इलायची बेगम, कई इस तरह के इत्यादि हैं जो शीर्षकों से नाटक भी इनके प्रकाशित हुए हैं। एकांकी संग्रह भी आपने लिखे जिसमें सलवटों में संवाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और जीवनी इन्होंने जॉर्जी दिमित्रोव प्रकाशित करवाई थी। कविता संग्रह में उन्होंने खंड खंड पाखंड पर्व, घास का घराना, बलराम के हजारों नाम, पग फेरो जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया था, कई शीर्षकों से प्रकाशित हुआ है। कविता संग्रह भी आपने बाल काव्य भी लिखे हैं। तो मणि मधुकर ने अनेक रचनाओं का संपादन किया। अनेक रचनाओं बंगला, कन्नड़, उड़िया, मराठी, पंजाबी, डोगरी, असमिया, गुजराती जैसी भारतीय भाषाओं में तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किए हैं। मणि मधुकर के राजस्थानी भाषा के कविता संग्रह पग फेरो के लिए उन्हें सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, इनकी फांसी कहानी एक आंचलिक कहानी है। क्या है कि कहानी में संदेह के कारण एक व्यक्ति द्वारा अविवेकपूर्ण कृत्य करने से किस प्रकार से दो परिवारों के कितने व्यक्तियों का जीवन बर्बाद हो जाता है उसका यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी में जो फांसी का उल्लेख किया गया है, जो शीर्षक दिया गया है, उसका उल्लेख मध्य भाग में जाकर होता है। कहानी का जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो तीव्र सर्दी के मौसम में एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की स्थिति का वर्णन किया गया है। और प्लेटफॉर्म का वर्णन इसमें किया गया है। मौसम ठंड का होता है। भीषण ठंड में गाड़ी की प्रतीक्षा में यात्री, कुली, अन्य कर्मचारी
मिलकर लगभग 100-125 व्यक्ति उस प्लेटफार्म पर गठरी के रूप में कंबल में सिमटे हुए पड़े होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ने सर्दी के कारण अपने हाथ पैरों को मोड़कर गर्दन घुटनों में दुबकाकर अपने आप को कंबल में लपेटकर एक गठरी नुमा बना लिया है। और इस प्रकार से वहां 100-125 गठरियां डुबकी पड़ी हुई हैं। तो एक कुली हनुमान को एक वृद्ध ने गाड़ी के बारे में पूछा कि कितनी देर में गाड़ी आएगी। तो हनुमान ने आधे पौन घंटे में आने की बात कहता है। बूढ़े ने जयपुर जाने की बात कही। पहले तो उसने जयपुर घूमने जाने की बात कही, फिर समय काटने के लिए दोनों में बातचीत होने लगती है। तब वृद्ध ने अपने गांव का नाम बताया तो कुली हनुमान के व्यवहार में अचानक अपनापन आ जाता है, क्योंकि वृद्ध के गांव के पास ही हनुमान की बुआ का गांव होता है और बचपन में वह वहां गया भी था। तो बातों बातों में खेती पाती की बातें होती हैं। तो वृद्ध ने बताया कि उसके इस बार खेती नहीं, क्योंकि पूरी साल मुकदमेबाजी में ही बेकार चला गया। वृद्ध के साथ एक छोटा सा बच्चा जो उसका नवासा होता है, उसकी बेटी कम्मा थी। जब उन लोगों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो वृद्ध ने बताया कि मैंने जयपुर घूमने जाने की जो बात कही थी वह तो झूठ थी। हम घूमने नहीं जा रहे, अपितु इस बच्चे के बाप अर्थात मेरे जवाई से मिलने जा रहे हैं। उसे फांसी होने वाली है। जेल वालों ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। वृद्ध ने फांसी का कारण उसके दामाद की जिद को बताया। बहुत जिद्दी स्वभाव का बताता है अपने दामाद को। दामाद ने वृद्ध की बेटी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि यह अपने सगे देवर से अवैध संबंध रखती है। इस बात पर वृद्ध ने दामाद को बहुत समझाया कि मेरी लड़की ऐसी नहीं है, उसके बारे में ऐसी गंदी बातें सोचकर क्यों अपना मन गंदा करता है। परंतु उसे तो एक बार इस बच्चे की माँ पर एक बार भी शक जो हो गया तो गया ही नहीं। फिर उसने पहले तो अपने छोटे भाई पर फरसा चलाया, फिर औरत की दोनों टांगें काट डाली जिससे वह जिंदा रहे और सदा दुख भोगे। छोटा भाई तो उसी वक्त मर गया। दामाद को पुलिस पकड़ के ले गई तो ससुराल वाले मेरी बेटी के दुश्मन हो गए एक तरह से। सास ने उसकी पीठ पर गरम कड़छी दाग दी और बोली कि तू ही खोटे कर्म की है, मेरे एक बेटे को खा गई, दूसरे को जेल में भेज दिया। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का पाशविक व्यवहार किया, अपने छोटे भाई की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी, पत्नी के पैर काट दिए, उसे बचाने के लिए उस वृद्ध ने मुकदमा भी लड़ा था। इतनी क्रूरता जिस स्त्री पर की गई, फिर भी अपने पति को बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दिए, अपने देवर की हत्या भी अपने माथे ले ली, लेकिन सारे साक्ष्य विरुद्ध होने के कारण वह बच नहीं सका। वृद्ध को बड़ा पश्चाताप होता है। मुकदमे में सब कुछ उसका पैसा वगैरह सब बर्बाद हो जाता है, खेती भी उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन जवाई की जान नहीं बचती है। वह फांसी के फंदे पर की ओर धीरे धीरे जाता हुआ दिखता है। संदेह के आधार पर निर्ममता पूर्वक अपने भाई की हत्या और पत्नी के दोनों पैर काट देने के जुर्म में उसे फांसी की सजा होती है। तब वृद्ध के साथ उसकी लड़की और दोहित्र उसे मिलने जयपुर जाते हैं। जब वृद्ध ने फांसी की बात हनुमान को बताई तो उसने बेसब्री से बूढ़े का हाथ थाम लिया और बोला, बाबा तुम सच बोल रहे हो। तब वह वृद्ध बोला, सच और झूठ तो वो ससुरा भगवान जाने, जिसने इस बच्चे को जन्म दिया और फिर बाप की मौत पल्ले बांध दी। अब उस हरामी कीड़ी से जाकर पूछें कि हे मालिक तू ऐसे दंड फंद क्यों करता है, बच्चे का और उसकी माँ का क्या होगा, मैं कब तक जीऊंगा, कब तक दोनों को संभालता रहूंगा। तो इस तरह ये कहानी एक छोटे से प्रसंग को लेकर के एक दाम्पत्य जीवन में
एक छोटी सी शंका जब घर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो किस तरह वो परिवार टूट जाता है, किस तरह जो संबंध होते हैं मानवीय, उन संबंधों में किस तरह अविश्वास के कारण किस तरह उस दरार आ जाती है, किस तरह तकरार होती है, किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जिसके कारण व्यक्ति का परिवार ही पूरा खत्म हो जाता है और मानवीयता एक कोने में पड़ी हुई सुबकती रहती है। कहानी की जो मूल संवेदना है वो पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं की है। इसमें मूल संवेदना रिश्तों की भावनाओं को उजागर करना रहा है कहानीकार का। एक और ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने छोटे भाई और पत्नी के बीच संबंधों का संधि होता है, लेकिन वह उस संधि से मुक्त नहीं हो पाता, उसके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं होता। तो क्या कोई उपाय नहीं होता है इस ऐसे संदेह का? यह एक चिंतनीय विषय है। इस विषय की ओर कहानीकार यहाँ इंगित करता है और पाठकों तक अपनी बात पहुंचाता है कि किसी भी संबंध के अंतर्गत अगर कोई शंका या शुभा होती है, अविश्वास पैदा होता है, तो क्या उसका कोई समाधान नहीं है? क्या केवल मात्र समाधान संबंध खत्म होने पर ही है? कभी यहाँ पर जो लेखक है, कहानीकार है, वो पाठकों की समझ इस तरह के प्रश्नों को रख करके इस तरह की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए पाठक को खुला छोड़ देता है। उसने जो जमाई है उस वृद्ध का, जो पति है उस अपनी एक पत्नी का, तो वह आवेग में आकर के अपनी हत्या करता है भाई की और दोनों टांगे काटता है पत्नी की, जिससे वो जिंदा रहे और दुख भोगे। तो भाई की हत्या और पत्नी के पैर काटने के कारण वह जेल में गया और उसी को आज फांसी होनी है, जिससे मिलने के लिए वो वृद्ध, वो बालक और उसकी लड़की जो जयपुर जा रहे होते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर ये वार्ता होती है। कुली हनुमान और वृद्ध के बीच की जो वार्ता है उससे कहानी का पूरा कथानक पता लगता है पाठक को। दूसरी ओर उसके परिवार वाले जिन्होंने बिना पैर की जिंदा लाश को सारे विवाद की जड़ मानते हुए उसकी पत्नी को घर से बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि उसकी गर्म कड़ाची से उसको दाग भी दिया, ये भी नहीं सोचा कि इसके साथ बच्चा भी है और ये चल फिर भी नहीं सकती। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष उस लड़की का पिता है, जो इतनी क्रूरता के बाद भी उस क्रूर जमाई को बचाने के लिए मुकदमा लड़ने में पूरा बर्बाद होता जा रहा है। साथ ही वह औरत जो अपने सुहाग को बचाने के लिए न्यायालय में झूठा बयान तक देती हुई है, देवर की हत्या का दोष भी अपने सिर लेने का प्रयास करती है। इस प्रकार से कहानी के मानवीय रिश्तों की जो संवेदना है, उस संवेदनाओं का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये जो कहानी, इसमें मूल संवेदना की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एक छोटे से परिवार में जो संबंध हैं पारस्परिक, वो चाहे दाम्पत्य जीवन का संबंध हो पति पत्नी का, वो चाहे पिता पुत्र को हो, वो चाहे ससुर दामाद का हो, वो चाहे सास और बहू का हो, उन संबंधों में हम लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, वो मानवीयता कहाँ गुम होती जा रही है, और कहीं अगर मानवीयता है तो वो मानवीयता के मायने कितने सटीक हैं, इस पर यहाँ पर कहानीकार अपनी बात इस कहानी के माध्यम से कहता है। और प्लेटफॉर्म पर जो कुली हनुमान है, उसका नाम हनुमान है, एक पात्र है कुली, और उस वृद्ध के बीच जो वार्ता होती है उसके माध्यम से कहानी अपने आप में पाठक के समक्ष अपने सारे रहस्यों को खोलती हुई चलती है। बातचीत जो होती है कुली हनुमान और उस वृद्ध के बीच,
वो क्या बातचीत होती है, वो कहानी आप जरूर पढ़ें डिटेल से, विस्तार से। पूरी कहानी को आप तभी समझ पाएंगे। संक्षेप में मैं बता देता हूँ। क्योंकि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने में देर होती है, टिकट खिड़की बंद होती है। किसी ने एक नाम लेकर पुकारा, हनुमान। वो कहता है क्या है? झिंझलाकर बोला था हनुमान, और उसके साथ ही उसकी खांसी भी उठने लग जाती है। खांसी रुकने पर हनुमान ने सिर उठाया। सामने एक बंदा था, टाट की रजाई में लिपटा हुआ। मुंह में खट्टे हुए कप को बगल में थूकते हुए हनुमान ने बंदे से कहा कि रेलवे के कंपाउंडर से इलाज करवाया था, पर फायदा नहीं हुआ। फिर बंदे ने कहा कि एक रोज तुम मेरे साथ लालजी साईं के पास चलना, उसके पानी से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती। ला चवन्नी दे, अहमद ने मंगवाई है। बंदे ने कहा। तो अहमद थानेदार और गेट बाबू का आदमी है। एक अन्य व्यक्ति जो है उसके साथ भी प्लेटफॉर्म पर वार्ता होती है। अहमद थानेदार और गेट बाबू का आदमी था। यदि कोई कुली एक समय में 3 से ज्यादा मुसाफिरों को निपटाता है तो वह उसे चवन्नी वसूल कर लेता है। ये भी एक उसकी सुनियोजित आमदनी थी। हनुमान ने जेब टटोले, धीमे से बंदे को कहा कि चिल्लर नहीं है, सुबह दूंगा। बंदे ने कहा कि याद रख के देना, भूल जाएगा तो गेट बाबू नंबर छीन लेगा। फिर बाद में सर्दी के बारे में दोनों चर्चा करते हैं। बंदे ने हनुमान को कहा कि तू नहाता क्यों नहीं, तेरे हाथ बड़े गंदे हैं, बदबू आती है। हनुमान ने कहा कि इस नीले जाड़े में नहाकर मरना। इस प्रकार की जो बातचीत होती है वो दोनों के बीच होती है। तो प्लेटफॉर्म पर हनुमान, कुली और एक बंदे के बीच का वार्तालाप, और हनुमान और एक वृद्ध के बीच का वार्तालाप, दो वार्तालापों के माध्यम से कहानी ने अपनी इस कहानी की पूरी बनावट को बुना है। तो ये आज की मैंने इस वीडियो कक्षा में आपको फांसी कहानी, जो मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई, प्रसिद्ध कहानीकार, इस कहानी की कथानक और की मूल संवेदना से मैंने आपको परिचय कराया। आज की इस वीडियो कक्षा में इतना ही। अगले वीडियो कक्षा में फिर हम एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।